गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था मैकेनिक्स में, पिछली क्लास में जो अपन ने डिस्कस किया था मैकेनिक्स में वो अपन ने पढ़े थे ब्रशेस और ब्रश उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके एजेंसीज क्या थे। आज अपन पढ़ते हैं वर्चुअल वर्क क्या होता है, ठीक है। वर्चुअल वर्क क्या होता है और वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी अपने को, वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो आज का जो है टॉपिक वो है टॉपिक है वो है वर्चुअल वर्क। अब देखो वर्चुअल वर्क की जरूरत क्यों पड़ी अपने को। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अगर अपने को फोर्स एनालिसिस करना है, जिसमें अगर अपने को फोर्स एनालिसिस करना है तो अपन उसके लिए दो मेथड यूज लेते थे। फर्स्ट वन लेते थे मेथड ऑफ जॉइंट्स, उसके बाद था मेथड ऑफ सेक्शन। तो उनमें भी अपन फोर्स एनालिसिस करते थे। तो यहाँ भी इस कॉन्सेप्ट से अपन फोर्स एनालिसिस करेंगे। कोई सिंपल सा एलिमेंट है, कोई सिंपल सा एलिमेंट है तो उसको अपन मेथड ऑफ जॉइंट से एनालिसिस कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो सिंपल कोई असेंबल दे दिया आपको, कोई भी ऐसा सिस्टम दे दिया है, ये है ये है ये है, तो ये फोर्स से भी कर सकते हैं। अब इससे थोड़ा और जटिल होता, इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता, लाइक ऐसे 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 ऐसे। अगर ऐसा जटिल होता तो फोर्स जो मेथड ऑफ जॉइंट्स था उससे करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, मतलब लॉन्ग प्रोसेस चला जाता है, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस चला जाता है तो उसके लिए अपन उसमें क्या काम लिए, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन अपन ने काम में लिया। मेथड ऑफ सेक्शन में जो सेक्शन अपने को पूछा जाता है उसका ही अपने को एक सेक्शन कट करके, जिसमें जो 3 मेंबर है, 3 मेंबर से ज़्यादा ऐसा सेक्शन काटना है जो 3 मेंबर से ज़्यादा को नहीं काटे, और उस हिसाब से इसका अपन एनालिसिस करते थे। अब मेथड अब ठीक है, इससे जो डिफिकल्ट हुआ उससे इस पे मेथड ऑफ सेक्शन से अपन ने काम कर लिया। अब इससे जटिल अगर कोई आता है असेंबल, अगर इससे जटिल कोई ऐसा सिस्टम आ गया जिसपे फोर्स एनालिसिस करना है, इससे जटिल है जिसके जॉइंट्स वगैरह मतलब नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं जिसमें और नंबर ऑफ मेंबर है, ठीक है। तो उससे उसको मेथड ऑफ सेक्शन से करना और ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है उन पे सबसे पहले आता है जॉइंट्स का। तो जॉइंट्स करना हर छोटे सिस्टम के लिए जॉइंट्स ईजी रहता है, उससे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो उसके लिए मेथड ऑफ सेक्शन, उससे भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो उसके लिए वर्चुअल वर्क, ठीक है। अब ये वर्चुअल वर्क क्या होता है हम देखते हैं। मैंने माना कि एक सिस्टम है मेरा, ये एक सिस्टम है, ठीक है। इस पे ये फोर्स लग रहा है F1 और इधर यहां लग रहा है F2। क्या ये मूव करेगा, क्या ये मूव करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जितना अमाउंट, जितना मैग्नीट्यूड इस फोर्स का है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर भी लग रहा है जो उसको अपोज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ये, ठीक है। अब यहाँ पे वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो वर्चुअल वर्क का मतलब ये होता है, वर्चुअल का मतलब हुआ, जो वर्चुअल का मतलब होता है ये होता है इमेजिनरी। क्या होता है, इमेजिनरी या एज्यूम, ठीक है। और वर्क का मतलब, अब यहां देखा जाए तो इन रियल वर्क नहीं हो रहा है, रियल में यह वर्क नहीं हो रहा है, यहां रियल में वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अपन क्या मान रहे हैं कि इस F के कारण इसकी जो पोजीशन है वो M से इस डिस्टेंस पर आ गई। ये M यहां पे आ गया, ये M इतना डिस्प्लेस हो गया, इतना डिस्प्लेस हो गया, ds डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हो गया। तो इसका वर्क क्या, तो यहां पे अपन क्या मानते हैं
अब यहाँ पे वर्चुअल कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, फोर्स कैसे निकालेंगे अपन, तो अपन ये कहेंगे कि अगर एक सिस्टम है m, उसको अगर मैं फोर्स से इधर की डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक मिलेगा। अब मैं F2 कितने F2 मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाऊं जो इसको अपोज करे और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखे। क्या मतलब हुआ इसका कि इन रियल में तो वर्क नहीं हो रहा है, रियल में तो वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अपन ये मान रहे हैं कि जो F1 है वो फोर्स लगा रहा है जिस फोर्स की वजह से यह ds डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर गया। तो इसको डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करने के लिए मुझे कितने मैग्नीट्यूड के F2 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अपन F2 कैलकुलेट करते हैं, ऐसे अपने फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह है एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो साइंटिफिक अप्रोच है ये क्या है, साइंटिफिक या साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये हुआ कि यहाँ कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत। ये देखो इन रियल में तो वर्क हो ही नहीं रहा है, अब वो ये भी कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और ये भी कह रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो वो यह मान के चल रहा है कि जो मैंने फोर्स लगाया है उस फोर्स की वजह से इसमें अगर इतना डिस्प्लेसमेंट आता है, इतना मूव करता है, तो मैं उसको अपोज करने के लिए उसी मैग्नीट्यूड का उसके ऑपोजिशन डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाऊं तो यह इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है वर्चुअल वर्क। और ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने माना है कि मैं मानता हूं कि इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है और अपन ये मान के चलते हैं कि यह एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो अपन यहां लिखते हैं वर्चुअल वर्क इज इमेजिनरी work done when a system subjected to a number of forces, it moves a small imaginary distance ds। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वर्चुअल वर्क। डेफिनेशन क्या है इसकी, वर्चुअल वर्क इज इमेजिनरी वर्क डन when a system subjected to a number of forces it moves a small imaginary distance। कहने का मतलब ये अपना सिस्टम है, ठीक है, और इस पे अपन इमेजिनरी वर्क मान रहे हैं बाय द अप्लाइंग फोर्स ऑफ F1। इमेजिनरी वर्क क्या मान रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है इसने कहां मूव किया, ds लेंथ पे मूव किया। ठीक है, सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ फोर्स इट मूव्स अ स्मॉल इमेजिनरी डिस्टेंस। स्मॉल अपन ने माना क्या कि ये इसने इतना मूव किया। ठीक है, तो ये जो इसका मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपन ने क्या माना इमेजिनरी है। तो यह कॉन्सेप्ट, अब इसमें देखो, अब जैसे कि इसका मैं अगर जनरल है कि ये मैंने m अप्लाई किया, ठीक है, और ये यहाँ पहुंच गया ds डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो मेरा फोर्स का डायरेक्शन है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, जो मेरा फोर्स का डायरेक्शन है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो वर्क क्या हुआ, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरा कितना है, F है, फोर्स F है इनटू ds। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में ये
डिस्प्लेस कर रहा है, यह डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अपना वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, इसका एक और अपन एग्जांपल देखते हैं। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे मैंने एफ फोर्स लगा दिया। अब ये जो एफ फोर्स है, इस एफ फोर्स की वजह से, इस एफ फोर्स की वजह से ये बॉडी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, हाँ आ गई, यहाँ आ गई। और यह जो इसका इंक्लाइनेशन है, इससे ये कितना है, थीटा है, यह थीटा है इंक्लाइनेशन। एक बॉडी है, एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से यह बॉडी मेरी डिस्प्लेस हो गई किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यह डिस्प्लेस हुई। अब एक्चुअली मैंने फोर्स को इधर लगाया है यहाँ पे, और ये डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रही है। तो अपना जो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह जो फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। तो इसको अपन रिजोल्व करेंगे, जब रिजोल्व करेंगे तो इसके जो कंपोनेंट आएंगे एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और एफ साइन जो वाई एक्सिस पे आएगा वो एफ साइन थीटा। ये तो जनरल आपको पता ही है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से जो हुआ, किधर हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ, तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके लिए जो मैं अगर वर्क डन देखूं, इसके लिए अगर मैं वर्क डन देखूं तो मेरा वर्क क्या होगा, मेरा वर्क क्या होगा, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, F cos थीटा ds, ये होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जहां पे थीटा क्या है, एंगल, F cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement। और ds क्या है, ds क्या है, ds को अपन बोलेंगे इनफाइनेटेसिमल, इनफाइनेटेसिमल ds को क्या माना है अपन, इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये मानना है कि यह बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, यह बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, जिसका डायरेक्शन क्या है, जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स पे। तो अपन क्या कंक्लूजन निकालते हैं, तो अपन ने क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि जो वर्चुअल वर्क is equal to product of component of
and infinitesimal distance या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो वर्चुअल वर्क क्या हुआ? वर्चुअल वर्क hence virtual work by a force is equal to virtual work किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। by a force is equal to product of component of force, ठीक है, in the direction of displacement and infinitesimal displacement। तो ये होगा अपना वर्चुअल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसकी जो ये तो अपन ने बात की कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या होती है। टेक्निकल आप ये एक्सप्लेनेशन में ये लिख सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आपको एक टेक्निकल लैंग्वेज में इसकी वर्चुअल वर्क डन की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो डेफिनेशन क्या है लिखते हैं, देखते हैं अपन। हाँ, तो अपन क्या देखते हैं, अब इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ऐसे है। देखिए, व्हेन अ सिस्टम, जो अपन ने अभी मैंने आपको समझाया है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वो उसकी गिवन डेफिनेशन। व्हेन अ सिस्टम और ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। एक सिस्टम है जिसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं अंडर द इक्विलिब्रियम देन अ सिस्टम ऑफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब क्या है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एंड नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब देखिए, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही इसका है, जितना इसका है उतना ही इसका है। तो यही इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हुई तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क भी नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अपन ने माना कि जो वर्क है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 है तो टोटल वर्क भी 0 ही हुआ, वर्क हुआ ही नहीं, जब डिस्प्लेस हुआ ही नहीं तो वो वर्क भी नहीं हुआ। अब अपन क्या मानते हैं, यहां से देखिए, इफ द सिस्टम इज इमेजिन टू अंडरगो एनी आर्बिट्री का मतलब है किसी चीज को एज्यूम करना, मानना, कि मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, मान रहे हैं कि आर्बिट्री सिस्टम, कहीं भी लिखा हुआ है आर्बिट्री सिस्टम, दैट इज एज्यूम सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द सिस्टम इज इमेजिन टू अंडरगो एनी आर्बिट्री दैट मींस एज्यूम बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। वो ये मान रहा है कि सिस्टम है जो आर्बिट्री है, ठीक है, उसने माना है, उसने एज्यूम किया है, क्या है, स्मॉल डिस्प्लेस हो रहा है। अब जब स्मॉल डिस्प्लेस हो रहा है तो सम वर्क कैन बी इमेजिन टू हैव बीन डन। इसका मतलब ये हुआ अगर ये सम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे कुछ वर्क भी मिलेगा, अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब 0 है तो वर्क डन 0 है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की कुछ वैल्यू है, मैं कह रहा हूँ x डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी वैल्यू मिलेगी w = f × x, ये वैल्यू मिलेगी कुछ अपने को। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये अपना दैट इमेजिन वर्क, जो ये इमेजिन वर्क है वो कहलाएगा वर्चुअल वर्क, और इमेजिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो कहलाएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अपन ने इस कोर्स में क्या माना था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब अपन ये मानते हैं कि आर्बिट्री सिस्टम का मतलब ये एज्यूम सिस्टम है कि यह हल्का सा यहाँ पे इतना मूव कर रहा है, ds डिस्टेंस पे ये मूव कर रहा है। तो ये जो अपन ने इसका एज्यूम वर्क किया है, जो इसने वर्क किया है यहाँ पे डिस्टेंस पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये हुई वर्चुअल, और इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो वर्क मिला आपने को वो हुआ वर्चुअल वर्क डन। तो कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, तो इनका जो नेट फोर्स है, जो इनका नेट फोर्स है जो इनका नेट रिजल्टेंट फोर्स है, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है नेट फोर्स और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वर्चुअल वर्क डन। नेट फोर्स और
प्रोडक्ट ऑफ लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे भी कि प्रोडक्ट ऑफ नेट रिजल्टेंट फोर्स एंड displacement is called virtual work. ठीक है, वर्चुअल वर्क। अब देखिए जब वर्चुअल वर्क देखा और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी, अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है अपना वह क्या होता है, और उसमें जैसे कि डिस्प्लेसमेंट लीनियरली कैसे काम करते हैं, जो x की तरफ अगर मूव कर रहा है, x की तरफ अगर मूव कर रहा है, x की तरफ, x कहाँ है, यहाँ है, x की तरफ मूव कर रहा है तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, और y की तरफ जो मूव कर रहा है, y की तरफ जो मूव कर रहा है वह y की डायरेक्शन में जो है वो लीनियर मोशन इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसके मोशन भी होते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के, और एंगुलर भी हो सकता है, वह एंगुलर भी हो सकता है जिसमें वो कपल क्रिएट करता है, जिसमें कपल क्रिएट होता है, जिसमें जो मूवमेंट की इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो अपन ने देखा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जो उस फोर्स की डायरेक्शन में जो वर्चुअल फोर्स काम कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वह जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो एज्यूम डिस्प्लेसमेंट या इमेजिन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं वर्चुअल वर्क डन का प्रिंसिपल कैसे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल क्या है, वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल क्या है, यह कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा, देखिए इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ ए बॉडी is in equilibrium under application of many force, then the sum of, ध्यान रखना यहाँ पे ये टर्म्स को ध्यान रखना, then the sum of all virtual works done by all forces, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस बॉडी पे उन हर एक फोर्स का जो वर्चुअल वर्क है ड्यू टू, वर्चुअल वर्क कब होगा, जब हर पर्टिकुलर फोर्स का एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, पर्टिकुलर फोर्स का हर एक फोर्स का पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल वर्चुअल वर्क्स, तो उन सब का जो हर एक फोर्स का अलग F1 का F2 का F3 का F4 का ऐसे सबका जो सम करते हैं, तो सबका जो सम है ड्यू टू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विल बी इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्क है, जो ये प्रिंसिपल ये कहता है किसी सिस्टम पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उस सबका जो सम करते हैं अपन, उन सबका जो सम करते हैं, ठीक है, उसके डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे सब का वर्क जो है अगर उनका सम किया जाए, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब ये जो कंडीशन है इन सब पे वर्चुअल वर्क को अगर अपन ऐड करेंगे तो उसका जो टोटल वर्क आएगा वह जीरो आएगा। दैट मींस वह इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। किस केस में कर रहा है, जब अपन वर्चुअल वर्क के सम को ऐड करते हैं तो उसका जो लास्ट रिजल्ट निकलता है वो इक्वल जीरो होना चाहिए, जीरो इक्वल होता है। तो वह जो सिस्टम है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये कोई सिस्टम है, इस पे ये फोर्सेस लग रहे हैं, ये सिस्टम है, ये लगा, ठीक है, अपन समझने के तौर पे साथ में तो ये F1 है, F2 है, F3 है, F4 है,
F5 है, F6 है। तो यहाँ पे जो मेरा टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, अब इसकी वजह से जो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला वो ds मिला, ds1 ds2 ds4 ऐसे करके। तो F1 ds1 प्लस F2 ds2 प्लस F3 ds3, जो इन सब का जो समेशन है वह इक्वल टू 0 होगा। यह अपना जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि इन सब का जो टोटल वर्क है F1 की वजह से ds डिस्प्लेसमेंट हुआ ds1, F2 की वजह से ds2 हुआ, F3 की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इन सब का जो टोटल है दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसके साथ इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसको अपन समझते हैं। अब इसमें देखो ये 0 किस कंडीशन में हो सकता है, ये सिस्टम ये F1 लग रहा है, ठीक है, F2 लग रहा है, ds3। और यहाँ पे अपन देखते हैं F4 है जो ds और ये किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखिए ये देखिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम में ये F1 फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स इधर जा रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो भी इधर की तरफ है, ठीक है। अब ये F2 लग रहा है इधर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, ये अपन ने माना है। अब F3 लग रहा है, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, जो फोर्स डायरेक्शन है उधर की। बट यहाँ अपन देखेंगे कि F4 लग रहा है, उसका जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ जा रहा है, जबकि फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, इसको ऑपोजिशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, फोर्स वर्क F1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, F2 है, ठीक है। F2 का कितना है डिस्प्लेसमेंट, ds2 है, और F3 का कितना है, ds3 है, एंड F4 का कितना है, ds4 है। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क होगा जो ये नेट फोर्स है इसको अपन ऐड करेंगे, dw इज इक्वल टू, अब देखो ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, देन पॉजिटिव Fs ds1 प्लस इसकी भी जो फोर्स की डायरेक्शन है वह पॉजिटिव है, इसकी भी फोर्स की डायरेक्शन सेम है, लेकिन जो F फोर्स है उसकी डायरेक्शन उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से ऑपोजिशन में है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट के जो डायरेक्शन है उससे ऑपोजिशन में है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो डायरेक्शन सबकी सेम है, लेकिन F4 बाहर की तरफ लग रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है, तो यह नेगेटिव में आ गया। अब दैट विल इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि ये सब जो टर्म्स हैं ये 0 कब हो सकती है, 0 ये तब हो सकती है जब इसमें से कुछ वैल्यू पॉजिटिव हो और कुछ वैल्यू नेगेटिव हो,
नेगेटिव हो, दैट तभी अपन कह सकते हैं कि ये ऐसे तो अपन स्टेटमेंट के हिसाब से तो कह सकते हैं कि जो ये वर्क डन है जिसका नेट फोर्स है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल दीस वर्चुअल वर्क्स, सम ऑफ ऑल दी वर्चुअल वर्क्स, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो अपनी कंडीशन कहती है। तो ये जो प्रिंसिपल होता है, यह प्रिंसिपल कहलाता है वर्चुअल वर्क डन प्रिंसिपल। अब अपने को सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात ये है, इन जनरल देखें अपन इस कॉन्सेप्ट को भी भूल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी भूल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं इस इक्वेशन में मुझे 0 कब मिलेगा? इस इक्वेशन में मुझे 0 कब मिलेगा? तो कहने का मतलब ये जो टर्म्स है, कुछ टर्म्स हैं जो इसकी विल बी पॉजिटिव और कुछ टर्म्स हैं वो होनी चाहिए नेगेटिव। कुछ टर्म्स इसकी पॉजिटिव हो, कुछ टर्म्स इसकी नेगेटिव हो, ठीक है, तभी ये 0 हो पाएगा। अपन इस कॉन्सेप्ट को भी भूल रहे हैं। अब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ये सब इनका जब टोटल में देखो तो 0 कब होगा? जब ये टर्म्स पॉजिटिव हो, या कह सकते हैं कुछ टर्म्स पॉजिटिव हो, कुछ टर्म्स नेगेटिव हो, तभी ये 0 होगा, तभी ये 0 होगा। तो कहने का मतलब इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, नेट रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी 0 या विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है? यह प्रिंसिपल क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, अपन इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? जैसे अपन ने जॉइंट्स में पढ़ा था, उसमें अपने को कुछ फोर्स दे रखे थे, कुछ फाइंड आउट करने थे। वही मेथड ऑफ सेक्शन में भी था, कुछ दे रखे थे, कुछ फाइंड आउट करने थे। अब उन दोनों से जो क्रिटिकल कंडीशन आ रही है किसी सिस्टम की, उसको ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब ये है, ये हुआ कि इसने वहां बोला कि F1 इतना है, मेरा 4 है, और F2 3 है, और F3 है जो 5 है, और F4 में कितना लगाऊं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, और इन सब की, और इसका डिस्प्लेसमेंट इसने दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, जैसे कि 1 दे रखा है, इसका 2 दे रखा है, इसका 3 दे रखा है, इसका 4 दे रखा है। तो ये जो वैल्यू अपन पुट करेंगे, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये अननोन है, ये गिवन। तो कहने का मतलब अपने पास ऐसे पैरामीटर्स रहेंगे तो इसमें जो फोर्स को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स का जो क्या वैल्यू आएगी वो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो किसके प्रिंसिपल क्या कहता है ये? इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एप्लीकेशन ऑफ मेनी फोर्सेस, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, द सम ऑफ ऑल वर्चुअल वर्क्स, अब इसका जो वर्चुअल वर्क्स का डायरेक्शन है, इसका वर्चुअल वर्क्स, इसका वर्चुअल वर्क्स, इसका वर्चुअल, इन सब का सम डन बाय ऑल फोर्सेस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट से जो वर्क डन मिला, अपने वर्चुअल वर्क मिला, उन सब का जो सम है वो क्या होगा? विल बी इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मींस क्या? इस फोर्स लगा या ये फोर्स यहां लगा, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्रिएशन क्या हुआ? यहां हुआ। ये फोर्स लगा, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हुआ? ये हुआ। ये फोर्स लगा, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हुआ। ये फोर्स लगा, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब इन सब का जो सम है, जो वर्चुअल वर्क्स का जो सम है, वह किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होता है। यह होता है अपना प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक वर्चुअल वर्क का एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमने ये माना कि ये कोई एक पॉइंट है या फिर कोई सिस्टम है ए, जिसपे ये सारे फोर्स लग रहे हैं, तो इस फोर्स की वजह से, इन फोर्स की वजह से इसका एक डिस्प्लेसमेंट अपन मानते हैं कि ये पॉइंट ए से A1 चला गया, ठीक है, ए से A1 चला गया, ठीक है। अब यहाँ अपन ये चीज देखते हैं, ठीक है, इसे अपन माना 4 फोर्सेज हैं,
तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इस हिसाब से अपन ने क्या माना कि इस पॉइंट ए से इसका डिस्प्लेसमेंट ये आ गया F1 F2 F3 और F4 ये आ गया। तो अब अपनी इक्वेशन क्या कहती है, अब अपनी इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन ये कहती है फोर्स जो वर्क है, वर्चुअल वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F1 है W, इसको मैंने माना W बराबर F1 इंटू ds प्लस F2 इंटू ds प्लस F3 इंटू ds, ये माना, और ये कहां तक चलेगा, नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस तक चलेगा। तो यहां पे मैं देखता हूं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 ds। तो यहां मैंने क्या देखा, W इज इक्वल टू ये जो मेरा है ये हुआ नेट रिजल्टेंट फोर्स या सम ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इसको बोलेंगे अपन नेट रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अपना जो ये प्रिंसिपल कहता है, जो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स है, नेट रिजल्टेंट फोर्स है, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगी, यह इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा, जब नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। नेट मैं ये कहूं कि यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं, इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये 10 न्यूटन लगाया मैंने, अब इसको मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है तो इधर भी 10 लगाना पड़ेगा, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट कितना हुआ, जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए नेट रिजल्टेंट में देखें तो जीरो। तो कहने का मतलब अगर ये वैल्यू हो जाती है जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो d इज इक्वल टू समेशन इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, d इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्सेज इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। यही अपन ने पहले सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है किसका, वर्चुअल वर्क डन के प्रिंसिपल का। वर्चुअल वर्क डन का प्रिंसिपल क्या होता है अपन ने अभी देखा, ठीक है। अब देखिए, अब अपन देखते हैं इसके साथ साथ जो है, तो जो एक्टिव फोर्सेस कौन से होते हैं, एक्टिव फोर्सेस कौन से होते हैं, और उसके साथ साथ एक्टिव फोर्सेस कौन से होते हैं, और एक्टिव फोर्स डायग्राम क्या होता है, एक्टिव फोर्स डायग्राम क्या होता है। यहाँ अपन देखें तो यहाँ अपने एक सिंपल सी बात करूँ कि यहाँ एक्टिव फोर्स कौन से हैं, तो ये तो इसका था मेन डायग्राम, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, तो एक्टिव फोर्स कौन से हुआ, F1 हुआ एक्टिव फोर्स, F2 हुआ, F4 हुआ, F3 हुआ। वहाँ एक्टिव फोर्स होता है जिसका कुछ इफेक्ट सिस्टम पर पड़ रहा हो, जिसका नेट इफेक्ट भी बोल सकते हैं, या उस पर्टिकुलर फोर्स का इफेक्ट भी हो सकता है, या जो नेट है उसका भी फोर्स इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ इन फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ कि जो पॉइंट ए से पॉइंट ए डैश तक यह डिस्प्लेस हुआ, इसका नेट इफेक्ट है। तो कहने का मतलब एक्टिव फोर्स कौन से, एक्टिव फोर्सेस वो हुआ जिसका उस सिस्टम पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो, उस सिस्टम पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो, ठीक है, तो वो हुआ। और इनको जो ड्रॉ करने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो अपन ने डायग्राम बनाया, इनको जो रिप्रेजेंट करने के लिए उनका अपन ने एमपीटी बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, वो क्या होगा, एक्टिव फोर्स डायग्राम, एक्टिव फोर्स डायग्राम, ठीक है। देखिए एक्टिव फोर्स और एक्टिव डायग्राम, ठीक है। अब एक्टिव फोर्स क्या हुआ, अब एक्टिव फोर्स क्या होता है, एक्टिव फोर्स आर एक्शनल फोर्स, active force are external force which have capability of doing virtual work during possible virtual displacement। कहने का मतलब ऐसा फोर्स जो वर्चुअल वर्क की कैपेबिलिटी रखता हो, अगर इस सिस्टम में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो। कहने का मतलब ये है कि उस फोर्स का ये इफेक्ट होना चाहिए कि उसमें अगर हल्का सा भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है और फोर्स कार्य कर रहा है तो उसका वर्चुअल वर्क भी निकलेगा। तो वर्चुअल वर्क करने की जिसमें कैपेबिलिटी हो वह एक्सटर्नल फोर्स क्या कहलाता है, वह फोर्स कहलाता है एक्टिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टिव फोर्स कहलाता है। यहाँ एक्टिव फोर्स कौन कौन से हैं, P एंड Q आर एक्टिव फोर्स,
फोर्स। कहने का मतलब ये है, अब ये दोनों लिंक की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देखूं कि अगर P नहीं है तो Q क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा नीचे की तरफ, नीचे और ये किधर मूव करेगा, इधर। जब ये फोर्स यहाँ लगेगा तो ये लिंक यहाँ मूव करेगी, तो लिंक यहाँ मूव करेगी, तो उस लिंक का मूवमेंट कितना हुआ है, उस लिंक का मूवमेंट कितना हुआ, किस डायरेक्शन में कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है, लीनियर डायरेक्शन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, यही बात अगर अपन P की करें, यही बात अगर अपन P की करें, तो P अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये लिंक को, इस सीधी लिंक को ऐसे करेगा, तो ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो कहने का मतलब P एंड Q आर क्या हो गए, एक्टिव फोर्स हो गए। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेट है इसका, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो अपन इसका वर्चुअल वर्क डन निकाल सकते हैं। सिमिलरली P का भी निकाल सकते हैं। तो वो कौन सा एक्टिव फोर्स हुआ, जो वर्चुअल वर्क डन करने की कैपेसिटी रखता हो, वह फोर्स जो वर्चुअल वर्क डन की कैपेसिटी रखता हो, अगर उसमें उस सिस्टम में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है तो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है तो। अब जैसे कि अब इसका डायग्राम क्या हुआ, इसको समझने के लिए अगर इसका एफबीडी ड्रॉ करूं मैं, ये क्यू है, ये इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अब ये है, तो यहाँ पे मैंने दो डायरेक्शन लगा दी, यहाँ पे एक डायरेक्शन लगा दी। ठीक है, ये हिंज है, ये रोलर है, तो यहाँ पे डायरेक्शन लगा दी। अब ये जो मैंने इसका जो एफबीडी बनाया है, ये जो मैंने इसका एफबीडी बनाया है, जिसपे मैंने फोर्सेस भी दिखाए हैं, तो वह क्या कहलाएगा, एक्टिव फोर्स डायग्राम कहलाएगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। उसके साथ साथ इसके साइन कन्वेंशन देखते हैं अपन, साइन कन्वेंशन। फोर्स है, towards right, towards left, फोर्स लग रहा है। अगर राइट साइड उसकी डायरेक्शन है, इस साइड डायरेक्शन है, दैट विल बी पॉजिटिव। फोर्स लग रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन ये है, इधर है, दैट विल बी नेगेटिव। और क्या क्या हो सकता है, फोर्स दो तरीके से और भी हो सकता है, अपवर्ड, वर्टिकली और डाउनवर्ड वर्टिकली, डाउनवर्ड वर्टिकली। तो अपवर्ड वर्टिकली है वो हमेशा साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव माने जाते हैं और डाउनवर्ड में नेगेटिव माने जाते हैं। फोर्सेस में जो टुवर्ड्स लेफ्ट है वो हमेशा एज्यूम, टुवर्ड्स लेफ्ट में राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव। अपवर्ड वर्टिकली पॉजिटिव माने जाते हैं और डाउनवर्ड वर्टिकल नेगेटिव एज्यूम करते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो इस फोर्स का जो इफेक्ट है, सफल की बात करें, इस जो फोर्स का इफेक्ट है, ठीक है, इस फोर्स का इफेक्ट की बात करें, जैसे अगर ये फोर्स का जो नेचर है टेंसाइल है, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, और कंप्रेसिव है तो नेगेटिव माना जाएगा, कंप्रेसिव है तो नेगेटिव माना जाएगा। ये साइन कन्वेंशनल चलेगा। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन, इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसका एफबीडी बनेगा, एक्टिव फोर्स डायग्राम बनेगा, उसमें फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे अपन कि अगर लेफ्ट जा रहा है नेगेटिव, राइट जा रहा है पॉजिटिव, अपवर्ड वर्टिकली पॉजिटिव है, डाउनवर्ड वर्टिकली नेगेटिव है। ठीक है, तो ये था अपना एक्टिव फोर्स एंड एक्टिव फोर्स डायग्राम। अब अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम की कैसे काम करती है उसके बारे में देखते हैं। जो स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम है वह 3 टाइप की होती है। यह 3 टाइप की, इसको अपन जो पढ़ते हैं यह 3 टाइप से है। फर्स्ट वन है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड वन है अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम,
और थर्ड वन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीन टाइप की जो स्टेबिलिटी होती है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप खुद समझ, मतलब एक नाम से इसके पता चल रहा है, इस नाम से पता चल रहा है। मैं ये मानूं जो ये बोर्ड है, मैं ये मान रहा हूं कि ये बोर्ड है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। मैं इस सिस्टम पे, ये अपना बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब मैं इस पे F1 फोर्स लगा रहा हूं, F1 फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं इस साइड फोर्स लगा रहा हूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब इसको स्टेबल रखने के लिए मुझे F1 के मैग्नीट्यूड का एक F2 फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, द डायरेक्शन ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा F2, तब जाके यह स्टेबल कंडीशन में रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसमें क्या होगा, द नेट रिजल्टेंट फोर्स या opposed force lies in direction of in opposite direction of direction of displacement of displacement। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेट रिजल्टेंट फोर्स कौन सा, नेट रिजल्टेंट फोर्स कौन सा, F2 कहां लगेगा, इस जो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी जाके ये स्टेबल रहेगा। अदरवाइज ऐसे चलेगा तो ये इसके साथ चला जाएगा। अब ये इसको जितने अमाउंट का ये है फोर्स है, उतना मैग्नीट्यूड इस फोर्स का है, उतना ही मैग्नीट्यूड इस फोर्स का रहेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर अनस्टेबल की बात करें तो क्या होगा, अनस्टेबल कब होगा, जब नेट रिजल्टेंट फोर्स lies in same direction of displacement। क्या सब्जेक्टिव, इसको सब्जेक्टिव कर दो, सब्जेक्टिव इन सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैं कहूं कि ये जो बोर्ड है, इस पे F1 फोर्स इधर लग रहा है और एक F2 फोर्स भी इधर लग रहा है। जो F1 की डायरेक्शन है FDS है, ठीक है, और जो F2 की डायरेक्शन है वो भी मैंने मानी है कौन सी है, जो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। अगर यह दोनों फोर्स एक तरफ लग रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तरफ, तो सीधी सी बात है जो बोर्ड है वो यहाँ मूव कर जाएगा, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नेट रिजल्टेंट फोर्स सब्जेक्टेड इन सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब जाके ये जो कंडीशन बनेगी, ये बनेगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। और न्यूट्रल की जो कंडीशन होगी वह होगी, न्यूट्रल का मतलब ये है कि जो उसकी जो मोशन है, जो मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। कहने का मतलब ये है, चाहे इधर डायरेक्शन करें, जैसे कि यहाँ पे मैंने बॉल रख दी, अब ये बॉल इधर भी मूव कर रही है, इधर भी मूव कर रही है, थोड़ी देर के लिए यहाँ आएगी, फिर वापस इधर, थोड़ी देर के लिए इधर आएगी, फिर वापस इधर जाएगी, फिर वापस इधर आएगी, फिर वापस इधर जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो है इस इक्विलिब्रियम में यह डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है। अब इसको अपन इंडिविजुअल पढ़ते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसकी जो क्या इक्वेशन बनती है और अनस्टेबल में क्या बनती है, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स डायरेक्शन में उनके बीच में क्या संबंध रहते हैं। ठीक है, तो अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहता है
a system is said to be in stable equilibrium, एक system is said to be in stable equilibrium if when displacement equilibrium, जो अपना मैंने माना कि ये सिस्टम है मेरा, ये भी क्या है इक्विलिब्रियम में, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इफ एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब ये जो एफ इधर लग रहा है, ठीक है, इसी में अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है फिलहाल में, ठीक है, और अपन ने माना कि ये जो ds है, ठीक है, ये यहाँ लग रहा है इस फोर्स से, तो इस फोर्स ने क्या एक्सपीरियंस किया, इस फोर्स ने ये एक्सपीरियंस किया कि ये डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा F2, ठीक है, इस कंडीशन से ये जो इसकी इक्विलिब्रियम जो कंडीशन बनी रही वो कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसका जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट, अब एक्चुअली ये कब होता है, ये कब होता है जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, इसका क्या होगा, इट occurs when its potential energy will be minimum, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी और इसका ग्राफ देखें, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, dV पोटेंशियल एनर्जी, और ये x डायरेक्शन या इसका इंक्लिनेशन देख लो, या ये माना ये d थीटा, ठीक है, थीटा है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ अपने थीटा माना क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इस केस में अपन थीटा क्या माना था, x डायरेक्शन है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन है तो आल्सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन कंसीडर करके चल रहे हैं। तो जो अब देखो यहाँ पे जो ये p है, p डिवाइड बाय मैं d करूँ, या इसको मैं इन टर्म्स लिखूँ, ये क्या होगा, स्लोप, इसको स्लोप ही बोलेंगे, dy बाय d थीटा। और स्लोप क्या होता है, वेयर we can draw a tangent line। अब स्लोप क्या होता है, dy by d थीटा क्या होता है स्लोप। अब देखिए इस केस में ये है dv और ये है d थीटा, तो ये जो वेयर वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन स्लोप है, मतलब उसका अगर अपन टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो वो स्लोप है। अब जैसे कि इस केस में, जो स्टेबल के केस में जो ग्राफ बनेगा वो अपना बनेगा ऐसा। अब यहाँ पे अपन कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ करेंगे, यहाँ कर सकते हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, डी थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये केस तो 0 की है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, यदि डी थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब इसको मैं और डिफरेंशिएट कर दूं एक टर्म में, और d स्क्वायर डिवाइड बाय d थीटा, ठीक है। और ये किससे हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर मैं इसको और डिफरेंशिएट करूं तो इसकी वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी, और ये जो टर्म्स होती हैं ये होती हैं मिनिमा की, इसकी होती है मिनिमा की इक्वेशन होती है, मिनिमा, इसकी मिनिमा की। ध्यान रखना d स्क्वायर v अपॉन d थीटा स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं 1 टाइम इज इक्वल टू 0 रखूं, फिर उसी इक्वेशन को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूं तो इसकी वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी, और ये वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स होती हैं मिनिमा की, इसकी होती है मिनिमा की। दैट मींस अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिनिमम मिली तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करेगा। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे निकलता है अपन देखते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये एक अपना पेंडुलम है जो वर्टिकल डाउनवर्ड लगा हुआ है, ये अपना डेटम है, इसको मैंने माना है डेटम,
x, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड लगा है, अब डाउनवर्ड है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, V। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, mgh पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस mgh क्या है, हाइट क्या है, y डिस्टेंस, ये इसका g है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब ये पेंडुलम यहाँ गया तो इस जब पेंडुलम d थीटा एंगुलर वेलोसिटी, जो d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से यहाँ मूव रहा है, तब इसका g यहाँ आ जाएगा, तब यहाँ पे इसका g आ रहा है। तो इस g से जो इसकी डिस्टेंस है वो है y डिस्टेंस। तो अपने को इसमें एक वर्टिकली डिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है, इसमें अपने को डिस्टेंस भी चाहिए, हाइट पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये क्या होगा, v इक्वल टू y, और जो y है, अब ये थीटा है, ये थीटा है और y इस डायरेक्शन में है। तो इसका जो रिजोल्यूशन करेंगे, जब इसका रिजोल्यूशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो y की वैल्यू क्या आएगी, l/2 है डिस्टेंस, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, l/2 डिस्टेंस है, तो y की वैल्यू आएगी l/2 cos थीटा, ये cos कंपोनेंट आ जाएगा इसका, ठीक है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, cos कंपोनेंट आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू माइनस mg क्या हुआ, l/2 cos थीटा हो गया। इसकी मैंने y की वैल्यू रख दी। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, अब अपना इसमें टर्म्स है, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट या dv by d थीटा इक्वल टू 0, सेट इक्वल टू इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम। अब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपन क्या करते हैं, इस टर्म्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। इस टर्म का जब डिफरेंशिएशन किया मैंने तो क्या हुआ, dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू mg l/2 साइन का cos का साइन हो गया, माइनस में आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये टर्म मुझे मिली, ये टर्म मुझे मिली, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, ये टर्म मुझे मिली, ठीक है। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, जैसे जैसे इसका थीटा कम होगा, जैसे जैसे इसका थीटा कम होगा, थीटा कम होगा, उसके साथ साथ मैंने क्या लिखी थी, इसके लिए क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या थी, जो पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम होगी। अब देखिए ये पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक टाइम के लिए मिनिमम होगी, धीरे 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 मिनिमम होगी, तो ये क्या रहेगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। या फिर यूं करें कि जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर टुवर्ड्स जीरो की तरफ चला जाए, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टुवर्ड्स मिनिमम भी हो प्लस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है वो जीरो हो जाए, तो यह इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। अब इसकी मिनिमम कंडीशन कैसे बताई थी मैंने आपको, अब इसको अपन सेकंड टाइम डिफरेंशिएट और करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन, ये इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कर रहे हैं, डिफरेंशिएट अगेन मींस d square v upon d theta square and put theta is equal to 0 for equilibrium, for equilibrium। अब मैं ये कहूं कि मैं इसको वापस डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या कंडीशन लाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं थीटा को 0 कर दूं, थीटा को 0 कर दूं, जो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा उस थीटा को मैं 0 कर दूं, तो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो इसके लिए अगर इसको अपन d स्क्वायर v d थीटा करें तो mg l/2 cos थीटा where theta is equal to 0, then we find mg l/2। क्या एक्सप्रेशन मिला, d स्क्वायर v डिवाइड बाय d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू mg l/2। ये इक्वेशन अपने को मिलती है, और थीटा मैंने 0 कर दिया, ठीक है। तो इसकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी उसमें क्या हो जाएगा,
इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होगी उसमें क्या हो जाएगा थीटा, अब यहाँ पे cos थीटा मैंने जीरो कर दिया, cos थीटा बराबर cos थीटा अगर मैं जीरो कर दिया तो cos थीटा बराबर 1 हो गया, cos थीटा 1 होता है। तो इसमें ये लास्ट मुझे एक्सप्रेशन क्या मिला, d स्क्वायर v अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू mg l/2 और ये कंडीशन किसकी है, कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा। दैट मींस क्या होता है, d स्क्वायर v इज इक्वल टू d थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, d स्क्वायर v अपॉन d थीटा d थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ये कंडीशन हुई मिनिमा की। तो इसको इससे कंपेयर करें, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, तो कहने का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो अपना फाइनल एक्सप्रेशन निकलेगा वो ये निकलेगा mgl/2 पे जो वैल्यू आएगी उस कंडीशन में ये अपना क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो कर रहे हैं अपन ये मान, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इसमें थीटा डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये ऐसे मूव करता रहेगा। और अपन चाहते हैं कि ये क्या करे, एक मूव करने के बाद यहाँ पे आके रुक जाए, तो यह होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए स्टेबल में था कि अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए तो वह सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर मैक्सिमम हो जाए, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को अपन मैक्सिमम कर दें तो वह दोलन में ही रहेगा। जैसे ये है, इसकी मैं पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम कर दूं, दैट मींस ठीक है, अगर मैक्सिमम कर दूं तो ये ऐसे दोलन करता है। तो अगर यह मैक्सिमम हो जाए तो यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी तो उसका क्या है, अगर d थीटा dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसको अगर और डिफरेंशिएट करेंगे लेस देन 0 अगर आता है, इसके जो मैथमेटिकली अगर अपने को ये रिजल्ट मिलता है d स्क्वायर v अपॉन d थीटा स्क्वायर लेस देन 0 मींस नेगेटिव वैल्यू, अगर यह नेगेटिव वैल्यू मिलती है इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन 4 मैक्सिमा कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि d स्क्वायर v अपॉन d थीटा स्क्वायर अगर लेस देन 0 आ रहा है, और लेस देन 0 का मतलब क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ रहा है, तो यह कंडीशन किसकी होगी, मैक्सिमा की होगी। इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। अगर अपने को ये फाइनल मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी, अब ये क्या स्लोप है, ये क्या है dv अपॉन d थीटा स्लोप है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये थीटा है। अब स्लोप है तो इस पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, इसके लिए ऐसे, ये कंडीशन तो हुई किसकी, स्टेबल की। अब यहाँ पे और टेंजेंट ड्रॉ कहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, ये हो गया अनस्टेबल। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको हटा दूं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। अब इसके लिए तो अपने को मिनिमम चाहिए थी, तो मिनिमम कहाँ होगी, यहाँ होगी नीचे की तरफ। अब इस केस में अपने को मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम कहाँ होगी, यहाँ होगी। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो अपन देखते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg y की वैल्यू क्या है, ये इसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, थीटा एंगुलर है कॉस कंपोनेंट, तो V इज इक्वल टू mg l/2 cos थीटा। इसको क्या करते हैं अपन, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू mg l/2
साइन थीटा L/2 साइन थीटा, तो ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इसमें आ जाएगी, और साइन थीटा है तो ये cos हटेगा तो माइनस आएगा ये टर्म साइन। और इसके बाद अपना स्टेप क्या था, जो ये टर्म मिली है इसको अगर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करें, अगर वैल्यू नेगेटिव मिली अपने को, इसको मैंने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया और वैल्यू अब मैंने थीटा को 0 पुट किया, इफ d² by b d theta square less than 0 at theta is equal to 0, then find equation found equation will be for maximum। ठीक है, अब इसको मैं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूं, अगर मुझे इसकी वैल्यू लेस देन 0 मिली तो यह क्या हो जाएगी, मिनिमम कंडीशन मैक्सिमम कंडीशन हो जाएगी, और अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, इट ओवर्स व्हेन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, d² v अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg L/2 साइन का हो गया cos थीटा, और क्या है एट थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 है तो cos 0 क्या हो गया 1, तो मुझे क्या मैग्नीट्यूड मिला, d² v अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg L/2 व्हिच इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव वैल्यू। तो अपने ये जो ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई कर रही है इसको, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस तो ये कंडीशन है जो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम रहेगी, तो मैक्सिमम होगी तो क्या होगा, ये अनस्टेबल में रहेगी, मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, ये अनस्टेबल में रहेगी, तो ये इसका वजन है। और लास्ट जो है अपना लास्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की मैं मानता हूँ ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, अभी न्यूट्रल किस केस में होगा कि ये यहाँ भी जा रहा है, ये यहाँ भी जा रहा है, ये यहाँ भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, तो यह ऐसे एक फिक्स केस में मूव कर रही है, इधर भी जा रहा है इधर भी, तो ये थीटा पे इंडिपेंडेंट है, थीटा पे ये अपना डेटा मान लिया आपने x क्या है अपना डेटम है, ds की लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, a मान लिया, ठीक है, लेंथ अपन ने क्या मानी, a मानी, और इस पॉइंट से अपना ये इसका g है, ये mg है। तो अब इसकी अब ये स्टेबल कब रहेगा, ये जब न्यूट्रल कब रहेगा, ये यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी, ये न्यूट्रल कंडीशन में कब रहेगा, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाए, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाए, इट ऑकर्स व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, P इज इक्वल टू V क्या है, V इज इक्वल टू mg पोटेंशियल एनर्जी mg। अब ये देखो, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dV अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे कह दूं md, या फिर मैं ऐसे कह दूं d mg a। अब तीनों टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पे तीनों टर्म कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, यहाँ से इसकी फिक्स डिस्टेंस है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्वल आया, 0 पे आया, तो जो इसका स्लोप है वो क्या हुआ, 0 है, मतलब कांस्टेंट लाइन हुई, ये क्या है, स्लोप है कांस्टेंट लाइन हुई। तो इसका अगर अपन तीनों का एक साथ देखें, तीनों का पोटेंशियल एनर्जी और x डायरेक्शन में जो ये पोटेंशियल एनर्जी, अगर इन तीनों का अगर अपन ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ये किसके लिए, स्टेबल के लिए, स्टेबल के लिए कंडीशन क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम हो, अब इस केस में मिनिमम यहाँ हो रही है, और अनस्टेबल के लिए, ये स्टेबल के लिए
अब अनस्टेबल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम हो गया, स्लोप निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ कहाँ होगी, यहाँ होगी, और एक ये टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो तीन टेंजेंट लाइन अपन ने ड्रॉ करी। अब देखते हैं मैक्सिमम, मिनिमम और कांस्टेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, अनस्टेबल के लिए। अनस्टेबल के लिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बी अपॉन बी थीटा स्क्वायर लेस देन 0, और इसके लिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बी अपॉन डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मीन्स नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स डी थीटा डी वी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट तभी तो हुआ, इसको मैंने वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो उसकी वैल्यू 0 मिलती है, कांस्टेंट हुआ, तो ये इसके लिए हो जाएगा और न्यूट्रल ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी की जो तीन कंडीशन थी, न्यूट्रल कंडीशन और स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके न्यूमेरिकल कैसे काम करते हैं इस पर, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।